तो चलिए प्यारे साथियों, आज हम कर लेते हैं क्रिया के बारे में। आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है हिंदी के अंदर क्रिया की। ठीक है, यानी आज बहुत दिनों बाद में आपके लिए हिंदी की क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हमने क्रिया को पहले पढ़ा था। एक पार्ट हमने कर लिया था, उसके अंदर क्रिया के यानी क्रिया की परिभाषा यानी किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के दो भेद है, अकर्मक और सकर्मक, उनके बारे में हमने जान लिया था। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली, जैसे सकर्मक क्रिया, इसके भी दो भेद होते हैं, यानी इन सभी के भेदों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी साथी फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और सभी आ जाइए क्लास के अंदर, ताकि सभी बच्चे आराम से अच्छे से समझ सके। परीक्षा सर पे है, परीक्षा पास में है, तो आपके लिए ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी बच्चे फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को यानी जारी रखें। अब देखो, हमने क्रिया के बारे में पहले पढ़ा था। ठीक है, यानी मैं थाने बतायो क्रिया के बारे में, यानी क्रिया के जो काम करे जावे या कर चुका हो, यानी जिस काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से यानी मैं बोल रहा हूँ मोहन जाता है या मोहन जा चुका है, यानी कोई भी काम हो रहा है वो क्रिया के द्वारा, यानी चलना फिरना, रोना सोना धोना यानी खेलना, सब ये क्या है, क्रिया है। यानी जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, यानी अपनी भाषा में अगर आप बात करा तो यानी जो काम आप सुबह लेके शाम तक करने लग रहा, 24 घंटा के अंदर जो काम करा वो सारो क्रिया के अंदर करा। ठीक है, यानी क्रिया बारे में आप क्रिया की परिभाषा करी, यानी किसी काम का करना या होना पाया जाए। करना मतलब जो काम करने लग रहा, होना पाया जाए मतलब जो काम हो चुका है हमें बाद में पता चला है। ठीक, जैसे मैं बोलता हूँ कि मोहन स्कूल जा चुका है, तो वो काम तो हो गया लेकिन उसने क्रिया तो की है ना, यानी इस प्रकार से हमें पता होना जरूरी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे देखिए कि क्रिया के अंदर हमने आज सकर्मक क्रिया के दो भेदों के बारे में, जिसमें से देखिए कि सकर्मक क्रिया का अगर आपसे भेद पूछ लिया जाए, जो बच्चे कक्षा 6 से लेकर 12वीं क्लास में जो भी है और जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, यानी ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्रिया पूछी जाती है, उसी प्रकार से मैं आपको एक एक बात खुलकर बता रहा हूँ, ताकि आपका प्रश्न है वो इस हमारे क्रिया टॉपिक से बाहर ना जा सके। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया के भेद, यानी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। आप बताओगे कि सर 2 होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। देखो पहले तो मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ आपको कि इनका जो सामान्य अर्थ है वो क्या होता है। देखो, एक कर्मक क्रिया तो वह है जिनके अंदर एक ही कर्म होए, एक ही कर्म, और द्विकर्मक क्रिया जिनके अंदर 2 कर्म प्रयुक्त हुए। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने लिखा है एक कर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा देखिए, जब किसी वाक्य में, यानी जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म हो, यानी क्रिया के साथ क्या है, एक ही कर्म आए, वहाँ पे आपकी होगी एक कर्मक क्रिया होगी। प्यारे साथियों, क्या होगी आपकी, एक कर्मक क्रिया होने वाले। जैसे देखो उदाहरण देखो, मोहित पुस्तक पढ़ता है। मोहित क्या पढ़ता है, पर्सन, यानी मोहित क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें कर्म क्या हुआ, यानी पुस्तक, यानी इसमें एक ही कर्म प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद में देखिए रवि फुटबॉल खेलता है। रवि क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो ये भी आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, इसमें एक कर्म आया है। उसके बाद में विद्यार्थी पेन से चित्र बना रहा है, यानी इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिए, आपको एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे अगर विद्यार्थी ने अपना दिमाग लगाया तो यहाँ पे वो सोचेगा कि 2 काम यानी 2 कर्म हो रहे हैं इसमें, तो वो इसमें करेगा आपका यानी द्विकर्मक क्रिया कर देगा। लेकिन बच्चों इसमें आपकी एक कर्मक ही क्रिया होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पेन से चित्र बना रहा है। ठीक है ना, किससे चित्र बना रहा है, पेन से चित्र बना रहा है। अब मैं आपको इसकी यानी एक और भी मैं आपको पहचान बताऊंगा, जिससे आप पहचान सकते हो कि किस प्रकार से आप इनको पहचानोगे। ठीक है, तो इसमें देखिए द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, इसको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं या बहुकर्मक क्रिया, यानी एक से ज़्यादा हो वो द्विकर्मक में आता है या बहुकर्मक में आता है। जैसे देखिए जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ यानी 2 या 2 से अधिक, मैंने आपको बताया था ना, ये 2 क्रिया प्रयुक्त हो या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, वो सब इसमें द्विकर्मक क्रिया में आएगी। यानी 2 या 2 से अधिक कर्म प्रयुक्त हो, उसमें कौन सी होगी आपकी द्विकर्मक क्रिया होने वाली। जैसे देखो अध्यापक छात्रों को व्याकरण पढ़ा रहा है, इसमें 2 कर्म प्रयुक्त हुए हैं, एक तो आपका हो गया छात्र और एक हो गया व्याकरण। यानी इसमें देखिए अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, यानी अध्यापक पढ़ा रहा है व्याकरण, और किन को पढ़ा रहा है, किसको पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए पिता पुत्र को ज्ञान देता है, पिता क्या देता है,
यानी ज्ञान देता है। किसको देता है? पुत्र को देता है। उसके बाद में माता पुत्री को शिक्षा देती है। इसमें पुत्री भी आपका कर्म है और शिक्षा भी आपका कर्म है। यानी माता क्या देती है? शिक्षा देती है। किसको देती है? पुत्री को देती है। अब देखिए इसमें विशेष करके आपको लिखना है, जिसको आप बोलते हैं नोट, यानी नोट लगा के लिखना। आपको विशेष करके लिखना है कि द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त, यानी जब द्विकर्मक की क्रिया की अगर हमें पहचान करनी हो तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ में क्या और किसको के द्वारा प्रश्न किया जाता है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रख लेना कि यानी हम प्रश्न में, यानी जो भी हमें वाक्य दिया गया है उसमें हम किसके द्वारा प्रश्न करेंगे, यानी क्या और किसको के द्वारा। यानी अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, विद्यार्थी पेन से चित्र बना रहा है। विद्यार्थी पेन से चित्र बना रहा है। क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। किससे बना रहा है? पेन से बना रहा है। यानी इसका उत्तर हमें मिल रहा है, इसका उत्तर मिल रहा है। तो इसमें हमें यानी एक कर्मक और द्विकर्मक की यही पहचान आपको याद रखनी है। ठीक है, आप समझ गए। यानी हमने एक कर्मक और द्विकर्मक की, यानी मैंने आपको विशेष करके लिखा दिया, पहचान बता दिया। आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, इस प्रकार से ही आपको वाक्य दिया जाएगा और एग्जामिनर आपको यानी पर्सन को, यानी वाक्य को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके पूछेगा ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। लेकिन इसमें दो क्रम नहीं है, इसमें एक ही क्रम है। ठीक है ना, तो आगे कर लेते हैं। आप इसको फटाफट से अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, आगे हम करेंगे इसी के साथ। तो चलिए प्यारे साथियों, आगे देख लीजिए। आगे हम करेंगे, इसमें देखिए विशेष करके मैंने लिखा है कि इनकी पहचान और किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा उससे हटके है। देखिए इसमें विशेष है कि यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो, यानी यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा हो और वह दान दिया जा रहा हो, यानी किसी वाक्य में देने का बोध हो और क्या दिया जा रहा हो? दान दिया जा रहा हो, तो वहाँ पर क्या और किसको दोनों का उत्तर मिलने पर भी, यानी क्या का भी उत्तर मिल जाए और किसको का भी उत्तर है वो हमें मिल जाए, मिलने पर भी एक कर्मक क्रिया होती है। ठीक है, ये बात तो हमने पहले भी देख ली कि यानी क्या और किसको का हमें उत्तर मिले तो उसमें एक कर्मक क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए कोपरसर्ग। कोपरसर्ग के साथ प्रयुक्त शब्द में कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? संप्रदान कारक। यानी कारक तो आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान से। यानी अब देखो, राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, इसमें क्या दिया जा रहा है? इसमें दान देने की बात हो रही है। यानी राजा ने ब्राह्मण को, इसमें कोपरसर्ग आया है ना, यानी संप्रदान कारक है, यानी संप्रदान कारक आया। यानी राजा ने ब्राह्मण को क्या दी? गाय दी। इसमें देखिए ब्राह्मण तो आपका हो गया संप्रदान कारक और गाय क्या है? इसमें कर्म है। ठीक है, कोपरसर्ग इसमें प्रयुक्त हुआ है, यही हमें पहचान याद रखनी। पिता ने पुत्र को 100 रुपये दिए। अब इसमें भी कोपरसर्ग आया है, लेकिन इसमें कितने क्रम प्रयुक्त हो रहे हैं? इसमें 2 क्रम प्रयुक्त हो रहे हैं। इसमें दान देने की बात नहीं की गई है, देने की तो बात की गई है लेकिन उसमें दान देने की बात नहीं की गई, तो इसमें आपका एक कर्म कारक होगा सिर्फ, इसमें संप्रदान कारक का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपका विशेष करके मैंने को लिखा कि यदि किसी वाक्य में 2 क्रम प्रयुक्त हो, यानी किसी वाक्य में 2 क्रम प्रयुक्त हो तो जो क्रम पहले प्रयुक्त होता है, जो क्रम पहले प्रयुक्त होगा वह सजीव परसर्ग सहित होगा, यानी सजीव परसर्ग सहित होगा और गौण क्रम होगा उसमें, और बाद में जो प्रयुक्त होगा क्रम वो निर्जीव परसर्ग होगा, परसर्ग रहित होगा, यानी निर्जीव परसर्ग रहित होगा और मुख्य क्रम उसमें होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने नीचे उदाहरण दिया, अध्यापक विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, मोहित गाय को चारा डालता है। अब इसमें देखिए मोहित गाय को, गाय आपका हो गया सजीव परसर्ग हो गया, सजीव परसर्ग रहित या सजीव परसर्ग सहित है इसमें, ये सजीव परसर्ग सहित हो गया, इसमें आपका हो गया निर्जीव परसर्ग रहित। ठीक है, इसमें गौण क्रम आपका हो गया और इसमें मुख्य क्रम है वो आपका आ गया। ठीक है, तो आज हमने जाना इसमें यानी क्रिया के बारे में, क्रिया में एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, आपकी क्लास ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, 10 या 15 मिनट की क्लास है। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपके लेके आऊँगा आपके लिए क्रिया के अंदर यानी रचना के आधार पर, यानी क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।